दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी मिक्स क्वेश्चन लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी ये क्वेश्चन जो सीरीज नंबर है ये इंग्लिश की 34 नंबर सीरीज है और MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ये ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है जिसमें हिंदी के टोटल जो 15 क्वेश्चन है और प्लस इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है और दोनों लैंग्वेज के ये 30 क्वेश्चन है और ये UPPCL JMRC एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो ज़रूर ये रीड के लेवल से भी है, तो ज़रूर इस वीडियो के आप लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करते रहें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये MGV स्टडी पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट है और ये जो डेट आपको पेपर के दिन डाली जाएगी और ये टाइम शाम 6 PM को इसका लिंक अपलोड कर दिया जाएगा MGV स्टडी पॉइंट पे। और इंग्लिश एंड हिंदी 15+15 टोटल 30 क्वेश्चन है और ये UPCL TG2 JMRC पटवारी पुलिस LDC रीट टेट CTET और सभी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको वीडियो को लाइक शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक्स। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहले हम 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और उसके बाद में 15 क्वेश्चन है हमारे हिंदी के। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज माई ब्रदर बट दैट इज नॉट माइन। यह है मेरा भाई है बट वह मेरा नहीं है। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बोल्ड वर्ड इज, यहाँ पे आपको दो बोल्ड वर्ड दिए गए माई और माइन, ये दोनों वर्ड क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन जो ये पहला तो है एडजेक्टिव और दूसरा है प्रोनाउन। पहला एडजेक्टिव है और दूसरा प्रोनाउन है। और बात करें ये एडजेक्टिव तो ये पजेसिव एडजेक्ट है जिसमें माई हिज यूअर आवर हर देयर इट्स और ये जो और आगे हमारे पास ये जो प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन इसमें ये भी पजेसिव प्रोनाउन है जिसमें माई का माइन बनता है, माई का बनता है माइन और आवर का बनता है आवर्स, यूअर का बनता है यूअर्स, हिज का बनता है हिज और हर का बनता है हर्स, देयर का बनता है देयर्स और ये इट का जो कि पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आगे हमारे पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बात करें, यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट डैश द मैच। यहाँ पे यू शुड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट इसलिए यू डू नॉट डैश द लॉस द मैच। तो यहाँ हमारा आंसर होगा लॉस। अब यहाँ पे ये जो लॉस है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसमें दिया गया है डू नॉट और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और कोई भी मॉडल होता है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये लूज दिए गए हैं, ये तो स्पेलिंग इससे रिलेटेड मीनिंग नहीं है, लॉजिंग और यहाँ पे दे रखा है लॉस्ट, ये लॉस्ट है वो सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा आंसर लॉस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पे चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में ही वर्कड क्वाइकली, तो क्वाइकली इज, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ही वर्क क्वाइकली और इसमें क्वाइकली जो शब्द है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो क्विकली शब्द है ये एन एडवर्ब है। एन एडवर्ब एक क्रिया विशेषण है एडवर्ब और यहाँ पे जो क्विकली मीन्स है इसका अर्थ है जल्दी से या शीघ्र ही। और एन एडवर्ब द वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और अनोदर कॉल्ड एडवर्ब, ये एडवर्ब कहलाती है यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो वर्कड है इसकी बता रहे हैं कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, किस, तो कार्य करने की जो क्रिया है वो तेजी से, शीघ्र या जल्दी से है। तो यहाँ पे एडवर्ब है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4।
क्वेश्चन 4 में आई डैश ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आई डैश ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट और प्लस में कोई फ्यूचर टाइम दिया है, तो यहाँ पे जो टुमारो है ये फ्यूचर टाइम दिए गए, इससे पहले एट दिस टाइम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो एट दिस टाइम है या एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट है, और इसके साथ में अगर टुमारो दिया है यानी फ्यूचर टाइम दिया है, तो ये हमारा जो टेंस होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूज टेंस में विल और सेल दोनों में से एक, प्लस में बी और आगे प्लस करना है वर्ब फर्स्ट और आईएनजी। तो यहाँ पे हमारा आंसर विल सेल दोनों में से एक। अब आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है, बाकी जो ही सी इट दे यू ये बचते हैं, कोई नेम होता है उनके साथ में विल यूज होता है, बी और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो यहाँ पे वी दिया गया है, आई के साथ वी का यूज नहीं होता है, ये वाजब नहीं होगा। अब आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं, इस ऑप्शन में यहाँ पे इज ये नहीं होगा, ये होगा आई के साथ में सेल हो जाएगा, आई सेल बी सिंगिंग। और आगे हमें दिए गए ए सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय एक गाना गा रहा होगा। और अब चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 नंबर में बात कर लेते हैं। सी इज डैश यूरोपियन लेडी चूज एन आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस। आपको क्या करना है, एक आर्टिकल चूज करना है। और आर्टिकल तो हमें सबसे पहले तो देखना है, जो ब्लैंक दे रखा है उस ब्लैंक के जस्ट आगे यहाँ पे, और ये बनता है यूरोपियन लेडी। तो यहाँ पे ये बन रहा है यू, और इसका जो ये यज्ञा बन रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब किसी भी वर्ड का उच्चारण करते टाइम कै से लेकर के गे तक की ध्वनि निकलती है, कै से गे तक ध्वनि निकलती है या उसका उच्चारण होता है, तो वहाँ पर ए का यूज किया जाता है, वहाँ पे ए का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखने में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में तो इसका उच्चारण करते समय ये बनता है, लेकिन जब आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो ये ई बनता है, और ए ई आई ओ यू ये जो इंग्लिश के 5 स्वर होते हैं, और बहुत सारे टीचर कहते हैं कि स्वर से शुरू होते हैं तो वहाँ पे एन का यूज होता है, लेकिन आप स्वर ही नहीं देखे बल्कि इसका उच्चारण भी देखें। इसका जो उच्चारण है वो कैसे गे तक अगर है तब तो आप ए का यूज करेंगे, और ए और अनार वाली जो बनता है तो वहाँ पर आपको एन करना है। और अब हमारा आंसर ए हो गया। सी इज ए यूरोपियन लेडी, वह एक यूरोपियन महिला है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है, और आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में आपके पास सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दे रखा है आई एम टू टीच हर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट 3 चीज़ें होनी जरूरी है, ये एक्टिव में होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद में टू दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे एम के बाद में टू दिया है। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये टू का टू ही रखना है। जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस टू को भी वैसे ही रख देंगे, लेकिन टू के आगे अपनी तरफ से बी लगा देंगे, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे जो वर्ब फर्स्ट होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है आई, ये तो है हमारा सब्जेक्ट, और ये एम दिया है, ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, और ये जो टू दिया है ये टू का टू है, और आगे जो टीच दी गई है ये वर्ब फर्स्ट है, और आगे हर दिया गया ये ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव को इस प्रकार जो पैटर्न होता है उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लाते हैं इस ऑब्जेक्ट को,
यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में हमारे पास न्यू एचवी आ जाती है, कोई हेल्पिंग वर्ब जो दी होती है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू और टू के बाद में बी लगाना होता है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाती होती है जो बी वर्ब आपको दे रखी है, और उसके बाद में बाय करके जो सब्जेक्ट होता है उसको रख देते हैं। कुछ सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होते हैं जैसे वी है, पीपल है, पुलिस है, समवन है, समबॉडी है, तो उनको नहीं लिखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम सी, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सी होता है सब्जेक्टिव केस से। तो यहाँ पे इस हर को छोड़ करके यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सी से। तो यहाँ पे हमारा जो आई से स्टार्ट हो रहा है ये रॉन्ग हो गया, पहले डायरेक्टली हमने इसको स्टार्ट किया है सी से, और आगे हमारे पास जो दिए है ये सी, और सी के बाद में इसमें सी के साथ एम नहीं आएगा, इज आएगा। तो इसमें भी इज है, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, और आगे इसमें टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, लेकिन इसमें बी नहीं है। तो ये तो पहले से रॉन्ग था हमारा, इसमें बी नहीं है, इसमें बी दिया गया है। इसमें आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सी बन जाएगा। उसके बाद में इज आर एम को, जो कि यहाँ पे आई के साथ एम होता है लेकिन ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज होता है, तो इज हो गया। उसके बाद में टू को हमने टू की जगह रख दिया, लेकिन टू के आगे बी लगाना है, बी के बाद में टीच की टोट थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाई करके आई का बन जाता है मी। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट का सेंटेंस दिया गया है, राम सेड टू हर लेट हिम ईट ए फूड नाउ। क्वेश्चन 7 में जो कि सबसे पहले राम सेड टू हर लेट हिम ईट फूड नाउ। और अब हम बात करेंगे जब आपका सेंटेंस से लेट हिम से स्टार्ट हो, आपका सेंटेंस लेट हिम, या हम कह सकते हैं लेट के बाद में हिम, हर, इट, देम, ऐसे डायरेक्ट का सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दोनों सेंटेंस की जो कोमा इन्वर्टेड कोमा होती है उनको हटा देते हैं और टू से ऐड करते हैं। कि जब आपका सेंटेंस लेट हिम, लेट मी, लेट देम, लेट इट, इससे अगर स्टार्ट होता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दोनों को टू से कनेक्ट किया जाता है। फिर जो बाहर यहाँ पे दिया होता है जो सेड टू, अगर यहाँ पे से दिया होता है, सेज दिया होता है या सेड दिया होता है और उसके आगे टू दिया होता है तो इसको रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में, साउट में या रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, साउटेड में, इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में सबसे पहले तो सेड टू को चेंज करेंगे और सेड टू को चेंज किया है, इसमें सभी में साउटेड चेंज किया गया है। तो हमें क्या करना है, इसके आगे देखना है। फिर हमें कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू करना है, तो इन सभी में टू किया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं। सेड टू को दे रखा है साउटेड टू, और यहाँ पे साउटेड टू, यहाँ पे साउटेड टू, यहाँ पे साउटेड टू, सभी में एक जैसा दे रखा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के बाद में हमें टू से ऐड करना है। तो इस पहले में दे रखा है इफ, इट मीन्स ये हमारा रोंग है जो इफ़ दे रखा है। दूसरे में यहाँ पे दे रखा है दैट, ये भी रोंग हो गया। और इसमें टू दे रखा है, इसमें भी टू दे रखा है। आगे यहाँ पे लेट हिम और लेट हिम, ये जो ही, सी, इट, दे, देयर और नेम होते हैं, ये जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर के सेंटेंस में होते हैं तो इनको चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हिम का हिम रखा गया है। आगे यहाँ पे ईट फूड देन, और यहाँ पे दिए गए हैं नाउ, इसमें नाउ को चेंज नहीं किया गया क्योंकि नाउ सेम दे रखा है। तो हमारा आंसर है जो ऑप्शन है, राम साउटेड टू हर टू लेट हिम ईट फूड देन। और यहाँ पे जो आंसर, राम साउटेड टू हर टू लेट हिम ईट फूड, और यहाँ पे जो नाउ को देन में चेंज कर दिया और ये जो जोड़ने के लिए टू कर दिया और इस सेड टू को साउटेड टू में कर दिया। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8।
क्वेश्चन 8 में चूज करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी वेस्ट डैश टाइम इन प्लेइंग वी हैव, और यहाँ पे तो हमारा आंसर है द लिटल, द लिटल। अब हम बात करेंगे द लिटल क्यों आया यहाँ पे। तो हमारे पास खेलने में कम समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको लास्ट में दिया है, जैसे वी हैव, दे हैव, यू हैव, आई हैव, सी हैज, ही हैज, इस प्रकार से दिया होता है तो वहाँ पे द लिटल का यूज होता है। और ये जो टाइम है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में द लिटल का यूज होता है और काउंटेबल के साथ में द फ्यू का यूज किया जाता है। अगर काउंटेबल है तब तो द फ्यू होता है और अनकाउंटेबल है तो द लिटल का यूज किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। ये हमारा डिटर्मिनर है और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब वेल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेल की सुपरलेटिव डिग्री। अब जो वेल है इसका मीन्स होता है अच्छा, और जो गुड है इसका मीन्स भी होता है अच्छा। तो जो वेल और ये जो गुड है ये दोनों पॉजिटिव डिग्री है, ये दोनों पॉजिटिव डिग्री है। जो बेटर है ये कंपेरेटिव डिग्री है। और अब हमारे पास बची है सुपरलेटिव डिग्री द, ये हो गई द बेस्ट। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो द बेस्ट हो गई है। वेल और गुड दोनों पॉजिटिव डिग्री है, बेटर है वो कंपेरेटिव है, बेस्ट द बेस्ट। अब बात करें वेल और गुड, इसका अर्थ होता है अच्छा। बेटर, बेटर का मीन्स होता है इससे अच्छा, यानी थोड़ा इससे अधिक अच्छा, या हम कह सकते हैं बेहतर। और द बेस्ट तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और चलिए बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। बात कर लेते हैं 10 में, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे राइस और करी दो सब्जेक्ट है और दो एंड से जुड़े हुए हैं। तो देखने से तो राइस एंड करी दोनों है वो प्लूरल लगता है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर माने जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, यानी जोड़ों में यूज किए जाते हैं, और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो जैसे यहाँ पे कमिंग एंड गोइंग, तो कमिंग एंड गोइंग इज, सम एंड सबटेंस जोड़ एंड घटाव, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी। तो यहाँ पे करी एंड राइस आंसर होगा इज माई फेवरेट डिश। करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं और जो पेयर में यूज किए जाते हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन 11, आई प्योर्ड द मिल्क डैश द सॉसपैन। मैंने सॉसपैन में मिल्क को उड़ेल दिया या डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा आंसर है इनटू। इनटू का प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु पहले बाहर थी या पहले कहीं और थी, स्थान परिवर्तन करके, गति परिवर्तन करके, रूप, आकार, रंग इनको बदलते हैं तो वहाँ पे इनटू किया जाता है। तो यहाँ पे अप्योर का अर्थ होता है उड़ेलना। और अब जो मैंने वो जो मिल्क है वो सॉस पैन में डाल दिया है, लेकिन पहले ये बाहर था, पता नहीं किस में था, लेकिन अब सॉस पैन में आ गया तो उसने कुछ परिवर्तन किया है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में ही इज वेरी इंडस्ट्रियस। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियस दिया है इसका अर्थ होता है मेहनती, इसका अर्थ होता है मेहनती। और यहाँ पे हमारा आंसर है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मीन्स भी होता है मेहनती। और आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया रहा है पंक्चुअल। पंक्चुअल का अर्थ होता है समय निष्ठ, समय का पाबंद, समय अनुकूल। और लेजी जो कि पंक्चुअल का बिल्कुल अपोजिट है, आलसी। और आगे दे रखा है केयरफुल जो सावधान। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में चूज एन एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे दिए गए शब्द के लिए एक एंटोनेम चूज करना है और यहाँ पे आपको एंटोनेम्स दिया गया है होर्ड।
और होर्ड का मीन्स है वो है, इसका मीन्स है ढेर, इसका मीन्स होता है ढेर। और यहाँ पे हमारा आंसर है वेस्ट, वेस्ट का मीन्स होता है बेकार। और आगे जो दे रखा है यहाँ पे ये अमास, इसका मीन्स होता है एकत्र करना। और मिष्टी, मिष्टी का मीन्स होता है धुंधला, और मिस्ट होता है धुंध या कोहरा। आगे दे रखा है स्टोर, स्टोर का मीन्स होता है दुकान या कोई स्टोर। और चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में चूज वन वर्ड फॉर द लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट, यानी वह रेखा जिस पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, वन वर्ड चूज करना है। हमारा यहाँ है होरिजन, और होरिजन का जो मीन्स होता है वो होता है क्षितिज, क्षितिज जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी दोनों मिलते हैं तो होरिजन कहलाता है। द लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, क्षितिज होता है। आगे हम बात कर लेते हैं हेवन और जो पैराडाइज है, दोनों का अर्थ है स्वर्ग। हेवन का मीन्स भी स्वर्ग और पैराडाइज का मीन्स भी स्वर्ग। और सनसेट सूर्य का अस्त होना। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास जो इंग्लिश का 15 नंबर क्वेश्चन, जो इंग्लिश का लास्ट है, उसके बाद हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा और हिंदी के 15 क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन 15 में ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स, एक फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली पानी से बाहर, इसका मीन्स है। तो यहाँ पे इन वांट ऑफ ए हाउस, एक घर की चाहत में, एक घर की इच्छा में। और यहाँ पे इन वांट ऑफ ए हाउस। फेस टू फेस विद डेथ, तो यहाँ पे मौत का सामना। और डिटरमाइंड टू लिव, जीने की ठान ली। और आगे हमारे पास जो है यहाँ पे इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, एक अजीब स्थिति। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में हिंदी के। तो हिंदी के हमारे पास आगे जो क्वेश्चन 15 है और 15 क्वेश्चन में हम बात करेंगे एज इट इज, ऐसे ही जिस प्रकार से हमने इंग्लिश के क्वेश्चन किए हैं तो हिंदी के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर लास्ट तक देखिए और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब हम बात करेंगे टोटल हिंदी के, ये हमारे MCQ टाइप के 15 क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप देखें और लाइक करें। तो क्वेश्चन 16, किस विकल्प में गलत संधि है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपके पास जो विकल्प दिए गए उसमें से कौन से में गलत संधि है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। यहाँ पे जगदम्बा नहीं होगा, यहाँ पे होगा जगदम्बा, जगदम्बा होगा। यहाँ पे तय का द होगा। और ये हमारी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में किसी भी जो पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, और इसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण या ये, र, ल, व, ये आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है तय, और तय के बाद में यहाँ पे ये जो ए है, और इसमें से हम यहाँ पे और कोई भी जो स्वर है तो यहाँ पे इस तय का बन जाएगा द, और ये हमारा बन जाएगा जगदम्बा। और अब हम बात कर लेते हैं, तो ये व्यंजन संधि है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रतन प्लस अवली बराबर में रत्नावली, और ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। इसमें ए आ और इसमें ए आ, यानी कोई समान स्वर आकर के दीर्घ वाला स्वर बन जाता है। छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई भी आकर के बड़ी वाली ई बन जाती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आकर के बड़े वाला ऊ बन जाता है। तो ये हमारी दीर्घ संधि है। ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय। और आगे हमारे पास जो ज्ञानोदय में जो है ये गुण संधि है। गुण संधि की जो पहचान होती है ए और औ की मात्रा होती है। इसमें ए आ के बाद में ई आए तो आगे इसका ए बन जाता है, और ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ बन जाता है, और ए आ के बाद में ऋषि आए तो इसका अर बन जाता है, यानी इसका ए ओ अर बन जाता है।
और इसमें दो समान स्वरों को मिलाने पर तीसरा स्वर बनता है। जैसे ए आ के बाद में ई आ गई तो इसका ऐ बन गया। और आगे हमारे पास जो दिया गया है पो प्लस अन यानी पवन, और ये हमारी अयादी संधि है। अयादी संधि में बार बार जो उच्चारण करने पर, जैसे यहाँ पे इसमें ऐ आई औ आउ की ध्वनि जो प्राप्त होती है। और इसमें जैसे ए ऐ ओ औ, जैसे ए के बाद में ए आ के बाद में जैसे कोई भी असमान स्वर आ जाए और तो उनमें से ए और ऐ, ए का ऐ बन जाता है और ऐ का आई बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आउ बन जाता है, क्योंकि इनके बाद जैसे ही कोई असमान स्वर होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में कीर्ति का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कीर्ति के विलोम शब्द की, और यहाँ पे हमारा आंसर है अपकीर्ति। कीर्ति का जो विलोम शब्द है वो अपकीर्ति है। और चलिए बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में कमर तोड़ में उपयुक्त समास होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कमर तोड़, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे समास। तो कमर तोड़ में तत्पुरुष समास है, और इसका जब समास विग्रह किया जाता है तो कमर को तोड़ने वाला। और यहाँ पे इसमें कर्म तत्पुरुष समास है, कि अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास है तो कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पे जो कि समास विग्रह करने पर को विभक्ति प्रयुक्त होती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसके अर्थ की। तो तत्पुरुष समास जो कि अर्थ की दृष्टि से इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 19 की। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रचलित है कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संस्कृत के उन शब्दों का जो हिंदी में संस्कृत भाषा के जैसे के वैसे, यानी बिना किसी के शब्द के अर्थ परिवर्तन के आधार पे जो प्रयुक्त होते हैं वे शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है। तो ऑप्शन में तत्सम शब्द, ये वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ अर्थ में परिवर्तन होकर के प्रयुक्त होते हैं तो ये तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द जो स्थानीय भाषाओं से संबंधित होते हैं, और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं के जैसे अंग्रेजी, चाइना, फ्रेंच, जापानी जो भी विदेशी भाषा है उनसे संबंधित। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में कौन सा क्रम सही नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो क्रम है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रम है पेड़ से पत्ता गिरा, और इसमें ये कारण नहीं होता है, इसमें होता है अपादान कारक। इसमें अपादान कारक होता है, और अपादान यानी से अलग। और ओ लड़के धीरे चलो ये संबोधन है। छत पर चले जाओ ये में या पर अधिकरण है। और आसमान का रंग नीला है तो आसमान का इसमें संबंध कारक दिखाए गए हैं। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें अपादान कारक है। और अपादान जो कि से अलग या के द्वारा होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में उपसर्गों के प्रयोग से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है, कि जब उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22।
क्वेश्चन 22 में हार्दिक में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हार्दिक शब्द है इसमें मूल शब्द एवं प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है हृदय प्लस इक। हृदय प्लस इक बराबर में हार्दिक, और इसमें हृदय मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। तो इस वाक्य में विश्वास शब्द है कि सबसे पहले तो आपको एक वाक्य दिए गए कि झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। तो इसमें जो विश्वास शब्द है यहाँ पे ये विश्वास भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव, गुण, दोष, व्यापार, धर्म आदि के जो गुण प्रकट होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में वेनते किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेनते, और ये शब्द जो पर्यायवाची है वो यहाँ पे हमारा आंसर है, ये जो शब्द है पर्यायवाची ये बनता है यहाँ पे गरुड़ का। जो वेनते शब्द है ये गरुड़ का पर्यायवाची बनता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में पूजा आम खाती है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूजा आम खाती है, और इस वाक्य की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म किया जाता है, और जब हमें क्रिया के साथ में क्या से प्रश्न पूछा है तो वो आंसर आता है वही होता है। तो क्या खाती है, क्या खाती है, और यहाँ हमारा आंसर है कि आम खाती है। तो यहाँ पे क्या के साथ जब कोई क्रिया लगा करके प्रश्न पूछा जाता है और उसका जो उत्तर आता है तो यहाँ पर वो सकर्मक क्रिया होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। 26 में हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हिंदी के भाषा में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम किस आधार पर पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पे ये क्रिया के आधार पर इनका लिंग निर्धारण होता है। जैसे यहाँ पे छात्र और छात्रा, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी, और जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनमें से लिंग निर्धारण के लिए जैसे वह खेलता है, यहाँ पे ये क्रिया है तो ता हो गया, और वह, और यहाँ पे खेलती है तो यहाँ पे ती हो गया। जो खेलता है ये इसके अंत में जब आ की ध्वनि आती है क्रिया के अंत में तो वहाँ पे पुल्लिंग होता है, और ई की ध्वनि आती है वहाँ स्त्रीलिंग होता है, और ए की ध्वनि आती है वहाँ पर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्रिया के अंत में आ की ध्वनि से पुल्लिंग और ई की ध्वनि से स्त्रीलिंग की पहचान होती है। तो क्रिया से लिंग निर्धारण किया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27, और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है हरिण का स्त्रीलिंग शब्द। हरिण जो पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा हरिणी। तो यहाँ पे हरिण का स्त्रीलिंग शब्द होगा हरिणी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28, और 28 में किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन से क्रमांक में मुहावरा
नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर है कौवा चले हंस की चाल। ये मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। और बात करेंगे मुहावरे के अर्थ की साथ में, तो आंखें गाड़ना, आंखें गाड़ना इसका अर्थ होगा लालच होना। कमर सीधी करना, इसमें दिया गया है कि परिश्रम के बाद में विश्राम करना। कमर सीधी करना, परिश्रम के बाद विश्राम करना। और आगे है गाल फूलना, गाल फूलना यानी रूठना, गाल फूलना रूठना। और आगे कौवा चले हंस की चाल, ये एक लोकोक्ति है और इसमें दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी गंवा देना, ये लोकोक्ति का अर्थ है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में विद्यार्थी धीरे धीरे कुमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है कि विद्यार्थी धीरे धीरे कुमार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है, इस वाक्य में धीरे धीरे है वो क्या है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि इस वाक्य में जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ पे बढ़ना क्रिया है और जो इसकी विशेषता बताई जा रही है वो धीरे धीरे, और ये क्रिया विशेषण है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, क्वेश्चन 30 में अनु उपसर्ग का उदाहरण है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अनु उपसर्ग का कौन सा उदाहरण है। और यहाँ पे हमारा आंसर है अनुदित। अनुदित जो अनु उपसर्ग का उदाहरण है। बात करेंगे अनु के अर्थ का। अनु का जो अर्थ होता है पीछे, अनुसार, पश्चात या छोटा। और जैसे अग्रज का जो विलोम होता है वो अनुज होता है। तो इस प्रकार से अनुज का जो अनु का अर्थ है वो पीछे, अनुसार, पश्चात और छोटा। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद।